हेलो दोस्तों, मैं इसके सोलंकी। हाल ही में मैंने साउथ में रिलीज हुई एक ज़बरदस्त सस्पेंस थ्रिलर मूवी देखी है जिसे थोड़ा सा हॉरर तड़का भी लगाया गया है। मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आखिर में जो ट्विस्ट रिवील होता है उसे देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। इस मूवी का नाम है गुप्तराज और इसे डायरेक्ट किया है विप्लव कोटी जी ने। IMDb पर मिले हैं इस फिल्म को 6 आउट ऑफ 10 और ये फिल्म आपको ज़रूर पसंद आएगी। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत में हमें एक कार को दिखाया जाता है। कोई एक बहुत ही रईस आदमी ये गाड़ी चला रहा होता है। रास्ते पर आने जाने वाले लोग उसे प्रणाम कर रहे थे, लेकिन तभी थोड़ा आगे जाने पर हम देखते हैं कि उस गाड़ी से धुआं निकलने लगता है और वो गाड़ी अचानक एक पेड़ के नीचे आकर रुक जाती है। गाड़ी से निकलता हुआ धुआं देखकर आसपास के लोग वहां पर जमा हो जाते हैं। कार के अंदर बैठा हुआ आदमी बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वो दरवाज़ा लॉक हो गया था। वहां पर मौजूद लोग दरवाज़ा और कांच तोड़कर उस आदमी को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन इतने में ही उस कार में आग लग जाती है और एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। इस तरह से इस हादसे में कार के अंदर बैठे हुए आदमी की मौत हो जाती है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। खैर, अब उसके अगले सीन में हमें एक रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है। ये रेस्टोरेंट होता है हमारे कहानी के हीरो हेमंत का। उसका जिगरी दोस्त जोसेफ भी हेमंत के साथ यहीं पर काम करता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हेमंत किसी का इंतज़ार करने लगता है। तभी वहाँ पर काम करने वाली एक लड़की हेमंत से कहती है कि सर, हमारे यहाँ पर सारी डिशेस हम ही बनाते हैं, तो फिर ये कुकीज़ भी बना लेंगी, मैं रेसिपी सीख लूँगी। जिस पर जोसेफ कहता है कि तुम्हें क्या लगता है, ये आइडिया हमें नहीं आया होगा? क्या हमारे पास डेटा नहीं है? हम यूट्यूब से सीख नहीं सकते? हमें सब पता है, लेकिन हेमंत को जो कुकीज़ पसंद है उसका स्वाद अलग ही है। हेमंत कहता है कि बिल्कुल सही कहा, मुझे लगता है वो कुकीज़ लेकर आती ही होगी। और तभी दोस्तों हम वहाँ पर देखते हैं कहानी की हीरोइन चित्रा को। चित्रा हेमंत के रेस्टोरेंट में कुकीज़ सप्लाई करने का काम करती है और उसने बनाए हुए कुकीज़ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। अब यहाँ पर चित्रा कुकीज़ देती है और वो दोनों कॉफ़ी पीने के लिए बैठ जाते हैं। अब थोड़ी बातचीत करने के बाद चित्रा वहाँ से जाने लगती है। कहती है कि अगले हफ्ते मैं नए कुकीज़ लेकर आऊँगी। अब चित्रा जाने के बाद वहाँ पर काम करने वाली लड़की जोसेफ से पूछती है कि सर, इस लड़के में ऐसा क्या है? ये तो मामूली सी कुकीज़ बेचने वाली लड़की है, हेमंत सर को इसमें ऐसा क्या दिखाई दिया? तो जोसेफ बताता है कि हम दोनों अनाथ थे, लेकिन फिर हमें एक अच्छी फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया, पढ़ाया लिखाया और हम खुद के बलबूते पर खड़े हो गए। पैसा कमाने के लिए हमने रेस्टोरेंट खोला। तो वैसे तो हमने 1-2 साल में पैसे कमा लिए, लेकिन हेमंत को प्यार की कमी महसूस होने लगी। पर हेमंत ने अपने ही रेस्टोरेंट में कई सारे ऐसे लड़के और लड़कियों को देखा जो एक दूसरे को सिर्फ धोखा देते हैं, सिर्फ पैसे स्वार्थ के लिए प्यार करते हैं। यानी कि हेमंत के रेस्टोरेंट में आने वाले कुछ लड़के और लड़कियां हर महीने अपने बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड बदल लिया करते थे। तो इस तरह के रिलेशनशिप देखकर हेमंत को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता था। एक दिन ऐसा ही हुआ और वो सारा सामान इधर उधर फेंकने लगा। तो ये सब कुछ देखकर उसे सच्चे प्यार की तलाश थी। वो भी एक सच्चा प्यार करने वाला लड़का है, इसलिए उसे भी एक सच्चा प्यार करने वाली लड़की चाहिए थी जो हमेशा उससे प्यार करे और कभी धोखा ना दे। और जब उसने चित्रा को देखा तो प्यार के प्रति उसकी सोच देखकर हेमंत उससे प्यार करने लगा। चित्रा का कहना था कि पैसा बाद में आता है, पहले प्यार आता है। अगर हम किसी से बिना एक्सपेक्टेशन से सच्चा प्यार करेंगे तो बदले में हमें भी सच्चा ही प्यार मिलेगा। अब दरअसल दोस्तों, यहाँ पर हेमंत ने अभी तक अपने दिल की बात चित्रा को नहीं बताई थी। उसके बाद हम देखते हैं ऐसे ही कुछ दिन बीतने लगते हैं। चित्रा और हेमंत की दोस्ती और भी गहरी हो जाती है। वो दोनों घूमने फिरने के लिए जाते हैं, हेमंत का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और अब ऐसे ही एक दिन हेमंत मौका देखकर चित्रा को प्रपोज कर देता है। लेकिन दोस्तों, ये बात चित्रा को पसंद नहीं आती। वो उसे कहती है कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई भी फीलिंग नहीं है, शायद तुमने मेरी दोस्ती को कुछ गलत ही समझ लिया। तो हेमंत निराश होकर उससे पूछता है कि मुझे ना कहने की कोई वजह तो बताओ। चित्रा कहती है कि मेरे दिल में कोई और है। ऐसा कहकर वो वहां से चली जाती है। पर दोस्तों, अब हेमंत का दिल टूट चुका था। घर पर आकर वो यही बात अपने दोस्त जोसेफ को बताता है। अपने दोस्त को इतना दुखी देखकर जोसेफ उसे दिलासा देता है, लेकिन हेमंत बहुत ही दुखी होता है। वो अपने दोस्त से कहता है कि मैं उसके बिना नहीं जी सकता। अगर मैंने उसे किसी और के साथ देख लिया तो पता नहीं मैं क्या कर बैठूंगा। अब मुझे यहाँ पर नहीं रहना, हम कहीं दूसरी जगह पर जाकर बस जाएंगे और वहां पर अपना रेस्टोरेंट चलाएंगे। अगले ही दिन हम देखते हैं ये लोग रेस्टोरेंट बंद करके और अपना सारा सामान पैक कर रहे होते हैं। पर इतने में ही वहां पर चित्रा आ जाती है। वो हेमंत को डांटने लगती है, कहती है कि हेमंत, क्या तुम पागल हो गए हो? एक लड़की के लिए तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर दोगे? बेवकूफ, क्या तुम्हें इतनी भी अकल नहीं है? हेमंत कहता है कि हाँ, मैं बेवकूफ हूँ, तुम जाओ उस लड़के से शादी करके खुश रहो। तो चित्रा हेमंत का हाथ पकड़कर गुस्से में उसे ऊपर वाले फ्लोर पर ले जाती है।
अब वो उसे कहती है कि देखो मेरी ज़िंदगी में दूसरा कोई नहीं है और मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती क्योंकि मैं कुछ ही दिनों में मरने वाली हूँ। अब ये बात सुनकर हेमंत तो शौक ही रह जाता है। वो पूछता है कि ये तुम क्या कह रही हो चित्रा, मुझे बताओ क्या तुम्हें किसी तरह की बीमारी है? कहती है कि नहीं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर मैंने तुम्हें उसके बारे में बता दिया तो शायद तुम मेरी बात पर विश्वास नहीं करोगे, तुम मुझे पागल भी कह सकते हो। हेमंत कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं तुम पर विश्वास करता हूँ, मुझे तुम्हारी प्रॉब्लम बताओ। तो दोस्तों उसे एक हैरान कर देने वाली बात बताने लगती है, कुछ ही दिनों के अंदर मैं और मेरी पूरी फैमिली आत्महत्या करने वाली है। हेमंत कहता है कि ये तुम क्या कह रही हो और ऐसा तुम लोग क्यों कर रहे हो? उसे बताती है कि बचपन में ही उसके पिताजी के एक्सीडेंट में मौत हो गई। फिर चित्रा और उसकी माँ अपने चाचा नीलकंठ के घर पर रहने के लिए आ गए। उसके नीलकंठ चाचा ने चित्रा को बहुत ही लाड़ प्यार से पाला पोसा, उसे सपोर्ट किया, पिता के सारे फर्ज निभाए। वो चित्रा से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। लेकिन कुछ ही दिन पहले उनके कार में आग लगने की वजह से उनकी मौत हो गई। फिर हमने इस घटना के पीछे कारण जानने की कोशिश की, लेकिन किसी ने भी ये बदले की आग में नहीं किया था। उनका कोई भी दुश्मन नहीं था। हमने पंडित बाबाओं से इसके बारे में पूछा, कुंडली दिखवाई, तो उसमें पता चला कि ये तो उनके मरने का समय नहीं था, उनकी अकाल मृत्यु हुई है। और इसी दौरान हमें उन्हें वापस लाने का रास्ता भी मिल गया। हमारे पुराणों में, ग्रंथों में इस तरह के बहुत सारे उपाय बताए गए हैं जिससे हम मरे हुए को भी वापस जिंदा ला सकते हैं। तो उसी तरह के एक रिचुअल्स के बारे में हमें पता चला। आगे आने वाली वैशाख पूर्णिमा को मैं और मेरी पूरी फैमिली एक रिचुअल करके खुद का बलिदान देंगे, और ये विधि कंप्लीट होने के बाद हम नीलकंठ चाचा जी के भांति ही मरकर जिंदा हो जाएंगे। इसलिए मेरा कहना है कि आगे आने वाली पोशाक पूर्णिमा तक तुम रुक जाओ, ये रिचुअल होने के बाद मैं जिंदा होकर वापस आऊंगी, फिर हम लोग शादी करेंगे और आगे की जिंदगी एक दूसरे के साथ बिताएंगे। लेकिन दोस्तों अब हेमंत ये सब कुछ जानकर बहुत शौक था। चित्रा क्या कह रही थी ये उसे कुछ समझ नहीं आता। वो चित्रा से कहता है कि ये तुम और तुम्हारी फैमिली कैसे पागलों जैसी बातें कर रहे हो, क्या मरा हुआ इंसान कभी वापस आ सकता है भला? पहले तुम शांत हो जाओ, हम किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट को दिखाएंगे, वो डॉक्टर सब कुछ ठीक कर देंगे। लेकिन अब ये बात सुनकर चित्रा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। वो कहती कि मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम मुझे पागल समझोगे। अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो वैशाख पूर्णिमा तक रुक जाओ, वरना अभी भी तुम यहाँ से जा सकते हो। ऐसा कहकर वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं हेमंत को इस प्रॉब्लम के बारे में कुछ समझ नहीं आता, इसीलिए वो हैदराबाद के इंस्टीट्यूट ऑफ साइकियाट्रिस्ट में जाता है। वहाँ के एक डॉक्टर से मिलकर अपनी गर्लफ्रेंड चित्रा की सारी बात बताता है। अब ये बात सुनकर वो डॉक्टर भी हैरान हो जाता है, लेकिन वो उसे कहता है कि तुम जो कह रहे हो ये कोई पहला केस नहीं है, इस तरह की घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं, लेकिन उनका उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। अगर किसी उद्देश्य के लिए कोई एक आदमी आत्महत्या करता है तो उसे पागलपन कह सकते हैं, लेकिन अगर लोग सामूहिक आत्महत्या कर रहे हैं तो उसे मास मर्डर कहा जाएगा। जो डॉक्टर उसे अमेरिका और बाकी देशों में इस तरह की घटना पहले भी हुई थी, तो वो जो आर्टिकल न्यूज़ में आए थे उसके बारे में बताता है। फिर वो उसे कहता है कि अगर तुम इस समस्या को हल करना चाहते हो तो पहले पता लगाओ कि उनके दिमाग में ये आत्महत्या का आइडिया किसने डाला, वो कौन है जो उसकी फैमिली को इन्फ्लुएंस कर रहा है, इसके पीछे उसका मकसद क्या है। तो हेमंत कहता है कि ये तो बहुत ही सिंपल है, मैं चित्रा से पूछ लूँगा और वो मुझे बता देगी। डॉक्टर कहता है कि नहीं, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मामला है, चित्रा और उसकी फैमिली तुम्हें सच कभी नहीं बताएंगे। अगर वो तुम पर पूरी तरीके से भरोसा करेंगे तभी वो तुम्हें अंदर की सारी बातें बताएंगे, इसीलिए पहले तुम्हें उनका विश्वास हासिल करना होगा। फिर धीरे धीरे तुम्हें उनकी गलतफहमी दूर करनी होगी कि वो जो रिचुअल्स करने जा रहे हैं उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, ये सब कुछ झूठ है, उनके दिमाग को किसी ने मैनिपुलेट किया है। अगर इस बात का तुम उन लोगों को विश्वास दिलाओगे तभी वो लोग तुम्हारी बात मानेंगे, और मुझे लगता है कि जब तक वो तुम्हें अपनी फैमिली का हिस्सा नहीं समझेंगे तो वो तुम पर विश्वास नहीं करेंगे। तो हेमंत डॉक्टर से कहता है कि ठीक है डॉक्टर, मैं देखता हूँ इस मामले में क्या किया जा सकता है। इसके बाद हेमंत इस विषय पर बहुत सोचता है और फिर वो चित्रा से शादी करके उसकी फैमिली में शामिल होने का तय करता है। फिर 1-2 हफ्ते ऐसे ही बीत जाते हैं। चित्रा उसे मिलने के लिए नहीं आती, तो एक दिन हेमंत उसे कॉल करता है और कहता है कि प्लीज़ मुझे तुमसे मिलना है, कल सुबह तुम मुझसे मंदिर में मिलने के लिए आओ, मुझे तुमसे कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करनी है। तो चित्रा ठीक है ऐसा कहकर अगले दिन मंदिर में आ जाती है। हम हेमंत को देखते हैं, वो तो बहुत ही तैयार वैयार होकर मंदिर में आ जाता है, और जब प्रार्थना कर रही होती है तभी वो उसके गले में मंगलसूत्र पहनाता है। हेमंत का दोस्त जोसेफ उनकी वीडियो बनाता है और वो लड़की उनके ऊपर फूल फेंकती है। यानी कि दोस्तों अब हेमंत ने चित्रा के साथ मंदिर में शादी कर ली थी। चित्रा जब ये देखती है तो वो हैरान हो जाती है। हेमंत उसे कहता है कि अगर तुम्हें बुरा लगा तो मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मैंने तुमसे प्यार किया है, मैं तुम्हारे साथ हमेशा के लिए रहना चाहता हूँ। अब चित्रा भी उसे कहती है कि मुझे लगा था कि तुम मुझे पागल समझोगे और छोड़ दोगे, लेकिन तुमने मेरी फीलिंग को समझा और मेरा साथ दे रहे हो, यही मेरे लिए काफ़ी है।
ऐसा कहकर वो उसे गले लगा लेती है। फिर दोस्तों अगले दिन हम देखते हैं हेमंत चित्रा की फैमिली से मिलने के लिए उसके घर पर पहुंच जाता है, और वो भी अपना सारा सामान लेकर। अब दोस्तों ये घर बहुत ही पुराना और डरावना होता है। अंदर जाकर देखने पर चित्रा की फैमिली भी बहुत अजीब होती है। घर में आने के बाद चित्रा की चाची अपने दामाद को सबका इंट्रोडक्शन करवाने के लिए कहती है, तो दामाद बताता है कि मेरा नाम है वीरेंद्र, ये मेरे ससुर नीलकंठ की पत्नी विमला देवी, वही है उनका बेटा इस घर में का वारिस विवेक, जिसने कुछ दिनों से मौन व्रत धारण किया है। वो है इस घर की बड़ी बेटी यानी मेरी पत्नी दीप्ति, और ये रहा हमारा छोटा बेटा अनिरुद्ध। लास्ट में है नीलकंठ जी की छोटी बेटी यानी कि मेरी साली श्री, उसका डिवोर्स हो चुका है और वो यहीं पर रहती है। अब विमला देवी यहाँ पर सब लोगों को अंदर भेज देती है। फिर वो चित्रा और हेमंत से कहती है कि देखो हेमंत, अगर सब कुछ सही होता तो दामाद के तौर पर हम तुम्हारा बहुत ही शानदार तरीके से स्वागत करते, लेकिन हमारे हालात तो तुम्हें पता ही है। अब तुम्हें हमारे प्लान के बारे में सब कुछ पता चल गया है, तो बस हमारी यही रिक्वेस्ट है कि तुम बस दर्शक की तरह देखते रहो, इसमें कोई भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। और जब तक ये रिचुअल पूरा नहीं हो जाता तब तक तुम दोनों एक साथ एक कमरे में नहीं रहोगे। तो हेमंत ठीक ऐसा कहता है। फिर विमला देवी चित्रा को उसे कमरा दिखाने के लिए कहती है। अब चित्रा उसे सबसे पहले अपनी माँ के कमरे में ले जाती है। हम देखते हैं चित्रा की माँ बहुत ही बीमार होती है, वो दवाइयों पर ही जिंदा थी, उनकी बहुत ही बुरी हालत हो रखी थी। फिर वहाँ से चित्रा हेमंत को अपने कमरे की तरफ ले जाने लगती है। उस कमरे में जाते वक्त उन्हें नीलकंठ चाचा का कमरा मिलता है, और उस कमरे के दरवाजे पर बहुत बड़ा ताला लगा था। हेमंत चुपके से उस ताले का फोटो खींच लेता है। फिर चित्रा उसे अपने कमरे में ले जाती है। वो उसे कहती है कि ये पहले मेरा कमरा था, लेकिन अब तुम यहाँ पर रह सकते हो, मैं नीचे वाले कमरे में रह लूंगी। तभी वहाँ पर श्री दूध लेकर आती है, हेमंत को देती है और चित्रा को वहाँ से ले जाती है। लेकिन हेमंत को वो दूध बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, उसे तो कॉफ़ी चाहिए थी। खैर, अब यहाँ पर हेमंत आराम करने के लिए थोड़ी देर लेट जाता है। यहाँ नीचे हम देखते हैं चित्रा सब लोगों के पास आकर पूछती है, क्या आप लोगों को हेमंत अच्छा लगा? तो सब लोग उसे डांटने लगते हैं कि तुम्हें अभी शादी करने की क्या ज़रूरत थी, हमारे सीक्रेट के बारे में उसे पता चल गया है, क्या हम उस पर भरोसा कर सकते हैं, और क्या वो हमारे रिचुअल्स में कोई प्रॉब्लम खड़ी कर देगा? वीरेंद्र कहता है कि मुझे तो उस पर ज़रा सा भी भरोसा नहीं है, हमें उसे अभी के अभी मार देना चाहिए। ऐसा कहकर ये लोग चित्रा को बांध देते हैं और हेमंत के कमरे में जाकर उसके ऊपर अलग अलग हथियारों से हमला करके उसे मार देते हैं। लेकिन अगले ही पल हेमंत घबराकर उठ जाता है। यानी कि दोस्तों, बस ये उसका एक सपना था। तभी उसे खिड़की के बाहर कुछ मक्खियां भिनभिनाने की आवाज़ आती है। वो खिड़की से झांक कर देखता है तो दीवार पर मधुमक्खी का छोटा छत्ता बैठा था। वो उसे हटाने की कोशिश करता है, लेकिन वो मधुमक्खी उसे काट लेती है। तो वो उसे बचने के लिए तुरंत ही खिड़की को बंद कर लेता है। अब उसके बाद वो अपने दोस्त को उस ताले की फ़ोटो भेजता है और उसकी डुप्लीकेट चाबी बनवाने के लिए कहता है। अब रात हो जाती है और ये सभी लोग मिलकर खाना खा रहे होते हैं। तभी हेमंत पूछता है कि इस रिचुअल के बारे में आपको किसने बताया? तो वो लोग बोलते हैं कि हमारे शास्त्रों ने, पुराणों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने ऐसे स्पिरिचुअल किताबें लिखी हैं जिसमें पुनर्जन्म के बारे में सब कुछ बताया गया है। क्या करना है, किस तरह के रिचुअल्स करने हैं, वो सब कुछ उसमें लिखा है। और अगर हमें कुछ समझ नहीं आता तो विमला देवी हमें बताती हैं, और उन्हें कुछ समझ नहीं आता तो गुरुजी बताते हैं। इस तरह से चित्रा बोल रही होती है कि तभी विमला देवी उसे शांत कर देती है। फिर वो लोग संस्कृत में कुछ श्लोक बोलने लगते हैं। फिर आगे चित्रा बताती है कि अंकल जी की आत्मा उस छोटे बच्चे अनिरुद्ध के शरीर के अंदर आती है और आगे के रिचुअल्स के बारे में भी बताती है। अब ये बात सुनकर हेमंत धीरे से चित्रा से कहता है कि ये तो पागलपन है। लेकिन वीरेंद्र ये बात सुन लेता है, उसे गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि अगर तुम्हें हमारी बातों पर विश्वास नहीं था तो तुम यहाँ पर आए ही क्यों, हमारा अपमान करने के लिए? वीरेंद्र वहां से उठकर जाने लगता है, लेकिन हेमंत तुरंत ही उसे रोकता है, माफ़ी मांगता है और शांति से खाना खाने के लिए कहता है। अब दरअसल दोस्तों ये लोग सात्विक खाना खा रहे होते हैं, ओनली वेजिटेबल। तो उस बच्चे अनिरुद्ध को ये खाना पसंद नहीं आता, वो शुगर मांगने लगता है, लेकिन उसकी माँ उसे शुगर देने से मना कर देती है। खैर, अब उसके बाद ये लोग सोने के लिए चले जाते हैं। लेकिन आधी रात को हम देखते हैं ये घर बहुत ज़्यादा डरावना लग रहा था। अचानक ही लाइट्स अपने आप ही फ्लिकरिंग करने लगती है। हम देखते हैं वो बच्चा अनिरुद्ध अपनी नींद से जाग जाता है, किचन की तरफ जाने लगता है और अंधेरे में वो कहता है कि दादाजी मुझे शक्कर चाहिए, और एक हाथ बाहर आकर कोई उसे शक्कर दे देता है। अब दरअसल दोस्तों वहाँ पर किसकी आत्मा थी या फिर कोई और था, ये हमें कुछ भी पता नहीं चलता। अगले दिन हम देखते हैं हेमंत उठ जाता है। वो खिड़की से देखता है तो गार्डन में सब लोग एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। तभी उसे घर के गेट के बाहर उसका दोस्त दिखाई देता है जो कि डुप्लीकेट चाबियां लेकर आ चुका था। वो उसे इशारे से कहता है चाबियां वहीं पर फेंक दो। फिर हेमंत चुपके से नीचे जाकर मशरूम के पास गिरी हुई चाबियां उठा लेता है और घर के अंदर आकर नीलकंठ चाचा का कमरा खोल देता है। चुपचाप अंदर जाकर देखने पर उसे बहुत ही अजीब सी चीज़ें मिलती है। वहाँ पर उसे एक बक्सा दिखाई देता है, उसके अंदर कुछ कैसेट होती है। वो उसे प्ले करता है तो उसे कुछ वीडियो दिखाई देती है।
जिसमें कि बड़े दामाद की शादी होती है। नीलकंठ चाचा और उसका पूरा परिवार उस वीडियो में होता है। फिर हेमंत को वहाँ पर और भी कुछ अजीब सी चीज़ें दिखाई देती है। वो उसकी फ़ोटो खींचकर अपने फ्रेंड को भेज देता है और उसके ऊपर रिसर्च करने के लिए कहता है। फिर रात को हम देखते हैं ये लोग डाइनिंग टेबल के पास बैठकर कुछ रिचुअल्स करने लगते हैं। एक तांबे का लोटा लेकर सभी लोग उसके ऊपर हाथ रखते हैं, फिर कुछ मंत्र पढ़ने लगते हैं। और दोस्तों, एकदम से वो लोटा खिसक कर दादाजी की चेयर के पास चला जाता है। ये देखकर हेमंत तो बहुत हैरान हो जाता है। फिर दादाजी की आवाज़ सुनाई देती है। वो पूछते हैं कि रिचुअल्स के हिसाब से तुम सब कुछ सही तो कर रहे हो ना? तो वो लोग हाँ हाँ कहते हैं। फिर चाचा जी पूछते हैं कि ये नया लड़का कौन है? तो विमला देवी बताती हैं कि चित्रा ने इस लड़के से शादी कर ली है, ये आपका छोटा दामाद है। नीलकंठ चाचा की आवाज़ कहती है कि क्या शादी, और वो भी इतनी जल्दी? ठीक है, कोई बात नहीं, मैं वापस आने के बाद इन दोनों को आशीर्वाद दूंगा। फिर वो लोग मोमबत्ती बुझा देते हैं और शायद से वो आत्मा चली जाती है। अब ये लोग वहाँ से जाने के बाद हेमंत उस टेबल के नीचे देखता है क्या वहाँ पर कोई डिवाइस लगा है, लेकिन वहाँ पर तो कुछ नहीं मिलता। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो लोटा अपने आप से ही कैसे हिल गया। उसके बाद हम देखते हैं हेमंत फिर से नीलकंठ के कमरे में जाता है। उसे वहाँ पर नीलकंठ की फ़ोटो दिखाई देती है। वो उसे टच करता है तो कोई चीज़ नीचे गिर जाती है। वो उसे उठाने के लिए कबर्ड को थोड़ा सा धक्का देता है, लेकिन तभी दोस्तों उसे कबर्ड के पीछे एक खुफिया दरवाज़ा मिलता है। अब वो अंदर जाकर देखता है तो बहुत ही हैरान कर देने वाली बात थी। अंदर जाने वाला रास्ता ऊपर और नीचे फ्लोर पर जाता था और वहाँ से घर के अलग अलग कमरों में क्या चल रहा है ये देखा जा सकता था। विमला देवी गन से खुद को शूट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन गोली नहीं चलती। चित्रा अपनी माँ के कमरे में उसका ख्याल रख रही थी। वो लड़का विवेक पानी के अंदर बहुत देर तक रहने की प्रैक्टिस कर रहा था। वो लड़की श्री अपने रूम में नॉटी हरकतें कर रही थी। ये सब कुछ देखकर हेमंत शॉक रह जाता है। उसे शक हो जाता है कि यहाँ पर ज़रूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। उसके बाद हम देखते हैं हेमंत थोड़ी बहुत रिसर्च करता है, जिसमें उसे कुछ बातें पता चलती हैं। अब अगले दिन वो उस लड़के अनिरुद्ध को पकड़कर डाइनिंग टेबल पर बिठाता है। इतने में ही घर के सभी मेंबर्स वहाँ पर आ जाते हैं। फिर हेमंत उसे तांबे का लोटा छोड़कर बाकी बर्तन देता है और अब नीलकंठ चाचा की आत्मा को बुलाकर बर्तन हिलाने के लिए कहता है। सब लोग उससे पूछते हैं कि ये तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें हम पर विश्वास नहीं है? हेमंत कहता है कि मुझे विश्वास है, लेकिन मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। तब यहाँ पर चित्रा मोमबत्ती जलाती है और सभी लोग मंत्र पढ़ने लगते हैं। वो बच्चा अनिरुद्ध ग्लास पर हाथ रखता है, लेकिन कुछ नहीं होता। वो अलग अलग ग्लास पर हाथ रखता है, लेकिन इस बार वो ग्लास नहीं हिलता। तो ये देखकर हेमंत सब लोगों को बताता है कि देखो, ये कोई आत्मा का चक्र नहीं है, बल्कि ये एक प्योर साइंस है। तांबा यानी कि इलेक्ट्रिक कंडक्टर। हमारे इलेक्ट्रिक वायर्स में भी वही होता है जो बिजली को प्रवाहित करता है। और इस टेबल पर कितने सारे फूड आइटम्स हैं। जब हम सभी लोग एक साथ हाथ रखते हैं तो उस टेंशन से हमारी हथेली से निकलता हुआ पसीना, तो उसमें मिली हुई एक विनेगर की बूंदी ही काफ़ी है। ये तांबे का लोटा और दिए से निकलने वाली गर्मी, इस सबसे एक बड़ा शॉक लगता है और वो तांबे का लोटा मूवमेंट करता है। अब ये सब कुछ सुनकर श्री कहती है कि इसका मतलब उस तांबे के लोटे को हम ही मूवमेंट करवा रहे थे। हेमंत कहता है कि बिल्कुल सही कहा। फिर विमला देवी कहती है कि इस बच्चे के अंदर नीलकंठ जी की आत्मा आती है, उसके बारे में तुम्हें क्या कहना है? हेमंत कहता है कि ये कोई साइकेट्रिस्ट प्रॉब्लम हो सकती है। हम इस बच्चे को जो कहानियाँ सुनाते हैं वो उसे ही सही मानता है, इसलिए शायद वो ऐसा बर्ताव कर रहा हो। अब चित्रा कहती है कि ठीक है, हमने तुम्हारी बात मानी, लेकिन उस दिन हमने सुनी हुई आवाज़ का क्या, उसके बारे में तुम क्या कहोगे? हेमंत कहता है कि हाँ, वही एक बात मुझे समझ नहीं आई, लेकिन मुझे एक आइडिया है। जैसे कि कुछ लोग मुंह को हिलाए बिना आवाज़ निकाल सकते हैं, उसी तरह के वोकल कॉर्ड किसी ने इस्तेमाल करके बोला होगा और वो हमारे बीच का कोई इंसान है। इस तरह से हम एक दूसरे पर शक नहीं कर सकते। अब विमला देवी उसे कहती है कि ठीक है, अगर तुम्हें हमारी बातों पर विश्वास नहीं है तो तुम यहाँ से जा सकते हो, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। हेमंत कहता है कि नहीं सासू माँ, मुझे आपकी बातों पर विश्वास है, लेकिन मैं अपने मन में कोई डाउट नहीं रखना चाहता, तभी तो बलिदान देने का फ़ायदा होगा। ऐसा कहकर हेमंत वहाँ से चला जाता है। अब उसके बाद हम देखते हैं हेमंत के कमरे में उसे मिलने के लिए चित्रा आती है। वो उसे नीलकंठ चाचा जी के बारे में बताती है कि उसके पिताजी गुजरने के बाद वो और उसकी माँ यहाँ पर आए। उसके चाचा ने ही उन दोनों को अच्छी तरीके से संभाला, बेटी जैसा प्यार किया, लेकिन कुछ समय पहले वो एक्सीडेंट में मारे गए। हम सभी लोग उनके साथ अटैच्ड हैं। तुम्हारी उनसे कोई भी फीलिंग नहीं जुड़ी है, इसलिए तुम ऐसा कह रहे हो। प्लीज़ हमारी भावनाओं से मत खेलो। हेमंत कहता है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा, मैं तो बस सही गलत का फैसला करने में तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। खैर, अब अगले दिन हम देखते हैं ये फैमिली के सभी लोग एक अलग ही तरह के कपड़े पहनकर हेमंत को बुलाते हैं। फिर वो उसे बीच में बिठाकर कुछ मंत्र पढ़ने लगते हैं। कहते हैं कि बलिदान देने से पहले ये रिचुअल करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ी देर के बाद हेमंत को होश आता है तो उस बच्चे अनिरुद्ध ने उसकी वीडियो बना ली थी, और उस वीडियो को देखने के बाद हेमंत तो शॉक ही रह जाता है, क्योंकि दोस्तों उस वीडियो में हेमंत के अंदर नीलकंठ चाचा की आत्मा आ गई थी। वो उनकी ही तरह बर्ताव कर रहा था, उनकी तरफ बोल रहा था, और विमला देवी उसकी पत्नी होने की वजह से वो उससे प्यारी बातें भी कर रहा था।
ये सब कुछ देखकर हेमंत तो हैरान हो जाता है कि वो ये सब कुछ कैसे कर सकता है। अब इस फैमिली के लोग उसे कहते हैं कि अगर तुम जो कह रहे थे वो सब कुछ सच है तो फिर नीलकंठ चाचा जी की आत्मा तुम्हारे अंदर कैसे आई। अब हेमंत को कुछ समझ नहीं आता, इसलिए वो वहाँ से शहर में अपने फ्लैट पर चला जाता है, अपने दोस्त को ये सारी बात बताता है। और एक्चुअली वो बहुत ज़्यादा डर गया था, लेकिन जोसेफ यहाँ पर उसे हिम्मत देता है, कहता है कि तुम्हें किसी भी हालत में इस परिवार का राज पता करना ही होगा। अब अगले दिन हेमंत फिर से चित्रा के घर पर जाता है, तो यहाँ पर ये लोग फांसी लगाने के लिए मेजरमेंट वगैरह ले रहे थे। सब लोगों के लिए अलग अलग तरह की टेबल बनानी है, रस्सी कितनी लंबी होनी चाहिए, कितनी छोटी होनी चाहिए, वगैरह वगैरह। फिर ये लोग बातचीत करने के बाद अपने अपने कमरे में जाने लगते हैं, लेकिन तभी वो लड़का विवेक खुद को फांसी लगाने की कोशिश करता है। अब हेमंत उसकी आवाज़ सुनकर तुरंत ही उसे बचाने के लिए जाता है। ये लोग उसे नीचे उतारकर तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाते हैं। अब यहाँ हॉस्पिटल में हेमंत को वो डॉक्टर मिल जाते हैं। कुछ काम की वजह से वो डॉक्टर यहाँ पर आए थे। वो उससे पूछते हैं कि तुम्हारा रिसर्च कहाँ तक चल रहा है। हेमंत कहता है कि क्या सर, अभी तक मुझे कुछ भी पता नहीं चला। लगता है इस परिवार के बारे में पता करते करते कहीं मैं ही ना पागल हो जाऊं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। डॉक्टर उसे कहते हैं कि मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था, इस घटना के तह तक जाने के लिए तुम्हें इस परिवार के लोगों के दिमाग में ये आत्महत्या की बात किसने डाली, इसका पता करना होगा। यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि ये सब कुछ प्रॉपर्टी, पैसा, जायदाद ये लूटने के लिए किया जा रहा हो। हेमंत कहता है कि जी हाँ डॉक्टर, मैंने तो इसके बारे में सोचा ही नहीं। अच्छा हुआ आपने मुझे याद दिला दिया। अब वो डॉक्टर से अलविदा कहकर विवेक को घर पर ले आता है, और दरअसल विवेक ठीक हो गया था। फिर अगले दिन हम देखते हैं ये लोग खाना खा रहे होते हैं, तभी यहाँ पर हेमंत प्रॉपर्टी की बात छेड़ता है। वो कहता है कि अगर हमारा प्लान सक्सेसफुल हो गया तो आत्महत्या करने के बाद दादाजी के साथ हम भी लोग जिंदा हो जाएंगे, लेकिन अगर हमारा प्लान फेल हो गया तो हम भी इस रिचुअल के साथ मारे जाएंगे। तो उसके बाद ये प्रॉपर्टी, पैसा, जायदाद, इसका क्या होगा। लगता है ये सब कुछ बड़े दामाद को मिलने वाला है। लेकिन दामाद कहता है कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सारी प्रॉपर्टी तो सासू माँ के नाम पर है। सासू माँ कहती है कि अगर हम मर भी गए तो प्रॉपर्टी का क्या करना है, ये प्रॉपर्टी पैसा ऐसे ही पड़ने दो। लेकिन हेमंत कहता है कि अगर इस प्रॉपर्टी और पैसे का किसी ज़रूरतमंद को फ़ायदा होगा तो उसका अच्छे तरीके से इस्तेमाल होगा और इसका हमें पुण्य भी मिलेगा। बस मैं यही सोच रहा था, बाकी आपको जैसा ठीक लगे वैसा करो। अब हेमंत की ये बात बाकी लोगों को भी सही लगती है। अब अगले दिन हम देखते हैं विमला देवी सारे प्रॉपर्टी, जायदाद, पैसे के डॉक्यूमेंट लेकर ये सब कुछ हेमंत के नाम पर कर देती है। कहती है कि तुम ही इस परिवार के समझदार दामाद हो, अब तुम ही तय करो कि इस प्रॉपर्टी का क्या करना है। और हाँ, ये सब कुछ रिचुअल्स करने के लिए एक लोपा बाबा हैं, वही हमारी मदद करते हैं। इस बॉक्स में कुछ कैसेट भी हैं जिसे तुम्हें देखना चाहिए। अब हेमंत वो कैसेट देखता है तो उसे पता चलता है कि उस श्री को एक नौकर से प्यार हो गया था, लेकिन ये बात नीलकंठ चाचा को पसंद नहीं आई। इसलिए इन लोगों ने उस नौकर को मारकर इस समस्या का समाधान उस बाबा से पूछा। तो बाबा के कहने पर उसके ही आश्रम के एक आदमी से श्री की शादी करवा दी गई। लेकिन श्री उस आदमी के साथ खुश ना होने की वजह से वो उसे छोड़कर वापस यहाँ पर आ गई। दरअसल उसकी जबरदस्ती शादी करा दी गई थी ताकि ये बात बाहर ना फैले, उसके परिवार की बदनामी ना हो। अब दोस्तों, हेमंत को लोपा बाबा के बारे में पता चल गया था, इसलिए वो तुरंत ही उसका पता ढूंढकर उसके आश्रम में पहुंच जाता है। यहाँ पर सभी लोग बाबा के बहुत बड़े भक्त होते हैं, उसे बहुत मानते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इस बाबा को ढोंगी कहते हैं। अब हेमंत उस बाबा से मिलता है और प्रॉपर्टी के पेपर उसे दे देता है। ये बाबा खुश होकर उसे कहता है कि यहाँ आश्रम में बहुत सारे लोग आते हैं, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद वो दान में अपने हाथ से कुछ दे देते हैं और उसे हम खुशी से स्वीकार करते हैं। फिर हेमंत उसे नीलकंठ की फैमिली के बारे में कुछ बातें बताने के लिए कहता है, लेकिन ये बाबा कुछ खास जानकारी नहीं बताता। फिर हम देखते हैं हेमंत इस बाबा के बारे में इन्वेस्टिगेट करता है, कुछ बातें पता करता है। अब उसके बाद वो चित्रा के घर पर वापस आ जाता है। तभी हम यहाँ पर देखते हैं चित्रा की माँ की मौत हो गई थी। ये सभी लोग बहुत दुखी होते हैं, लेकिन अगली रात को वैशाख पूर्णिमा की रात थी और उन्हें आत्मा तक रिचुअल्स करना था, तो ये लोग बॉडी को वैसा ही रखते हैं। और अगली रात हम देखते हैं सभी लोग दिया जलाकर मंत्र पढ़ने लगते हैं और देखते ही देखते खुद को फांसी लगा लेते हैं। यानी कि उनका मानना था कि ये रिचुअल्स कंप्लीट होने के बाद वो दिया बुझ जाएगा और अपने आप ही जल जाएगा, जिससे कि नीलकंठ चाचा के साथ ये सब लोग भी जिंदा हो जाएंगे। अब ये लोग फांसी लगा लेते हैं, लेकिन कुछ ही मिनट बाद हम देखते हैं हेमंत तुरंत ही चित्रा को नीचे उतारता है। चित्रा उसे कहती है कि ये तुमने क्या कर दिया, मेरे फैमिली के सभी लोग मारे गए और अभी भी मैं जिंदा हूँ, क्या ये रिचुअल पूरा हो जाएगा। और तभी हम देखते हैं वहाँ की कुर्सी पर कोई बैठा है, उसने अपने हाथ में नीलकंठ चाचा जैसी अंगूठियाँ पहनी थी। अब चित्रा उसके पास जाती है और हेमंत उसे एक शॉकिंग बात बताता है। और दोस्तों, यहाँ पर खुलते हैं इस कहानी के असली पत्ते। हेमंत कहता है कि मुझे पता चल गया है, ये कोई नीलकंठ चाचा नहीं बल्कि वो आश्रम का बाबा है जो इस प्लान में तुम्हारी मदद कर रहा है और इस प्लान को तुम दोनों ने मिलकर अंजाम दिया है। ये सब कुछ देखकर चित्रा हैरान हो जाती है। हेमंत को कहती है कि तुम्हें कैसे पता चला, और वो उसे मारने के लिए दौड़ती है। तभी हम यहाँ पर हेमंत के दोस्त जोसेफ को देखते हैं, वो उसे पकड़ता है। हेमंत चित्रा से कहता है कि तुमने अपने ही फैमिली को मारने का प्लान बनाया। चित्रा, ये तो तुम्हारा परिवार है, तुम उनके साथ ऐसा कैसे कर सकती हो।
तो दोस्तों अब यहाँ पर चित्रा एक बहुत ही शॉकिंग ट्विस्ट बताती है। चित्रा कहती है कि ये तो एक घटिया परिवार है। जब मैं और मेरी माँ मेरे पिताजी के गुजर जाने के बाद यहाँ पर रहने के लिए आए थे तो नीलकंठ चाचा ने हमें सहारा तो दिया, लेकिन मेरी मदद करने के बहाने से वो मेरे साथ बुरा बर्ताव करने लगे। मेरी उम्र छोटी थी, मुझे कुछ समझ नहीं आता था और वो बचपन से मेरे साथ गलत काम करते थे, मुझे अब्यूज़ करते थे। धीरे धीरे मैं बड़ी होती गई तो मुझे मेंटल प्रॉब्लम होने लगी, तो इसलिए उन्होंने मुझे इस बाबा के आश्रम में छोड़ दिया। तो उस आश्रम में धीरे धीरे मैं ठीक होने लगी। इस बाबा ने मुझे सपोर्ट किया और तभी मैंने बाबा के साथ मिलकर ये प्लान बनाया कि इस पूरी फैमिली को मारकर मैं अपना बदला लूंगी। इस विमला देवी को भी उसके पति नीलकंठ के काले करतूतों के बारे में पता था, लेकिन फिर भी इसने मेरी मदद नहीं की है। ये सभी परिवार के लोग स्वार्थी हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। इसलिए मैंने बाबा के साथ मिलकर इन लोगों को मारने का प्लान बनाया और इन्हें मारने के बाद सारी प्रॉपर्टी, पैसा, जायदाद सब कुछ मेरा और बाबा का हो जाएगा। फिर ये सारा पैसा और प्रॉपर्टी लेकर हम यहाँ से चले जाएंगे। ठीक उसी तरह से मैं एक दिन तुम्हारे रेस्टोरेंट में आई थी और तुम्हारा सॉफ्ट नेचर देखकर मैंने तुम्हें अपने प्यार के जाल में फंसाने का सोचा, क्योंकि मुझे पता था कि तुम मुझसे सच्चा प्यार करोगे तो मुझे मरने नहीं दोगे। इसलिए मैंने तुम्हें अपने प्लान में शामिल किया। और दरअसल दोस्तों इस घर में जितने भी भूतिया घटनाएं हुई थी उसके पीछे ये बाबा और चित्रा ही थी। और हेमंत के शरीर के अंदर जो नीलकंठ की आत्मा आई थी तो दरअसल वैसा कुछ नहीं हुआ था। वो चित्रा ने आश्रम में रहकर हिप्नोटिज्म की विद्या सीख ली थी और उसने हेमंत को हिप्नोटाइज करके नीलकंठ की एक्टिंग करवाई। और दोस्तों ये सब कुछ हेमंत को उस आश्रम में जाने के बाद पता चला और फिर उसने चित्रा से बचने का रास्ता भी ढूंढ लिया था। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं फैमिली के सभी मेंबर फांसी के फंदे से नीचे उतरते हैं। दरअसल उन लोगों ने लटकने के लिए एक प्रॉप्ट लगाया था जिससे कि ऐसा लगे कि ये लोग मर गए हैं। और चित्रा के प्लान के बारे में इन लोगों को पहले ही हेमंत ने बता दिया था कि चित्रा तुम सब लोगों को मारने का प्लान बना रही है। अब यहाँ पर हेमंत चित्रा से कहता है कि माना कि नीलकंठ ने तुम्हारी जिंदगी खराब कर दी, तुम्हारे साथ गलत काम किया, तो तुम उन्हें सजा दे सकती थी। तुम्हारे परिवार के बाकी सदस्यों का इसमें क्या कसूर है? और दरअसल दोस्तों चित्रा की माँ भी अभी तक मरी नहीं थी, ये भी हेमंत के ही प्लान का एक हिस्सा था। लेकिन दोस्तों अब ये सब कुछ जानने के बाद चित्रा उन लोगों से कहती है कि अब मुझे ये सब कुछ नहीं पता, मुझे बस तुम लोगों से बदला लेना है। तुम्हें मेरे प्लान के बारे में सब कुछ पता तो चल गया, लेकिन रिचुअल से पहले तुम लोगों को वो पानी नहीं पीना चाहिए था। अब देखते ही देखते ये सभी लोग बेहोश हो जाते हैं। फिर चित्रा बाबा से कहती है कि हम लोग ये सारा पैसा और प्रॉपर्टी लेकर यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे और वहाँ पर जाकर अपना नया आश्रम बसाएंगे। लेकिन दोस्तों उस बाबा के दिमाग में तो कुछ और ही आइडिया चल रहा था। वो बाबा चित्रा से कहता है कि चित्रा अगर मैं तुम्हें मार दूं तो ये सारी प्रॉपर्टी, पैसा सब कुछ मेरे नाम पर हो जाएगा और फिर मैं अकेला ही इसका मजा लूटूंगा। आगे जाकर मुझे तुम्हारे जैसी और भी लड़कियां मिलेंगी, इसलिए अब तक तुमने मेरी जितनी भी मदद की उसके लिए थैंक यू। ऐसा कहकर वो बाबा चित्रा को मारने की कोशिश करता है। लेकिन दोस्तों तभी लकीली हेमंत को होश आ जाता है। वो उस बाबा को मारने पीटने लगता है। यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त हाथापाई होती है। अब वो बाबा उस चित्रा को मारने ही वाला था, लेकिन तभी हम देखते हैं वो लड़का विवेक वहां पर आकर चित्रा को बचा लेता है। चित्रा ये सब कुछ देखकर फूट फूट कर रोने लगती है कि उसने अपने फैमिली को मारने की कोशिश की, लेकिन उसकी फैमिली ही उसे बचा रही है। और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। फिर दोस्तों कहानी के एंडिंग में हम देखते हैं कि पुलिस ने उस ढोंगी बाबा को पकड़ लिया है। उस बाबा की सच्चाई के बारे में दुनिया को पता चल गया है। फिर हमें उस हेमंत और डॉक्टर को दिखाया जाता है। और दरअसल चित्रा को अब मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया था, क्योंकि उसकी दिमागी हालत बहुत ही खराब हो गई थी। डॉक्टर हेमंत से कहता है कि तुम इसे यहाँ पर छोड़कर अपनी जिंदगी नई तरीके से शुरुआत कर सकते हो। लेकिन हेमंत कहता है कि चित्रा कब तक ठीक होगी? डॉक्टर बताता है कि हमें उसकी याददाश्त पूरी तरीके से मिटानी होगी। 6 महीने तक लगातार कुछ सेशन करने होंगे और ट्रीटमेंट और दवाई लेने के बाद वो 1-2 साल में ठीक हो जाएगी। तो हेमंत कहता है कि ठीक है, तब तक मैं इंतजार करूंगा, क्योंकि मैंने चित्रा से दिल से प्यार किया है। और दोस्तों इसी नोट पर ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों अब आपको इसके अलावा कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहिए हमें कमेंट्स में बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत। और हमारे चैनल ऑसम स्मार्टी एक्सप्लेन को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। ऐसे ही अपने भाई को सपोर्ट करें।